हेलो एंड गुड इवनिंग एवरीवन। नमस्कार, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। क्या हाल चाल? गुड इवनिंग प्रियांशु, गुड इवनिंग कृष्णकांत, गुड इवनिंग मिरान, गुड इवनिंग हार्दिक, गुड इवनिंग पी साई सात्विक, गुड इवनिंग मान्या मृणाल, गुड इवनिंग मोहम्मद आदिल आलम। क्या हाल चाल बच्चों, कैसे हो सब? आई होप लास्ट क्लास में कुछ सवाल थे, है ना? उसको हमें एक बार देख लेना चाहिए। क्या सवाल था? यही दोनों सवाल थे क्या? आई होप दीज क्वेश्चंस वर लेफ्ट, है ना, इन द लास्ट क्लास। गुड इवनिंग करीन, गुड इवनिंग आयुष, गुड इवनिंग पीयूष, गुड इवनिंग भार्गव, गुड इवनिंग श्रेया। एक्स की पावर 17 अपॉन 1 प्लस एक्स की पावर 24, इस सवाल में क्या कर सकते हैं? तो मेरे ख्याल से बच्चों ने किया होगा इसको शेयर। एक्स की पावर 6 को कुछ टी या यू मान लिया होगा, है ना? तो एक्स की पावर 6 को अगर यू मान लेंगे आप, तो यहां से हमारे पास आ जाएगा दोस्तों 6 एक्स की पावर 5 डी एक्स इक्वल टू डी यू। यानी कि x की पावर 5 dx क्या हो जाएगा? du बाई 6। यानी इस इंटीग्रेशन में आप जो x की पावर 17 है उसको सबसे पहले तो तोड़ के लिखिए, x की पावर 12 इंटू एक्स की पावर 5, है ना? ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 17 को। और ये जो x की पावर 5 के साथ जो dx है इसको अलग कर लीजिए। तो x की पावर 5 dx कितना हो जाएगा दोस्त? du बाई 6, मतलब ये 1/6 du हो गया। अच्छा, अब ये बच गया x की पावर 12, x की पावर 6 u है, तो x की पावर 12 को क्या लिखिएगा? u स्क्वायर। और नीचे लिखा हुआ है 1 प्लस एक्स की पावर 24, तो 24 है तो एक्स की पावर 6 अगर यू है तो ये यू की पावर 4 हुआ, है ना? और ये वाला टाइप मैंने आपको लास्ट क्लास में रूट टेन थीटा में भी करके दिखाया है ना। रूट टेन थीटा में भी क्या किया था भाई? पहले 2 से एक मल्टीप्लाई डिवाइड बनता है इसमें, है ना? और उसके बाद 1/12 और 2u स्क्वायर को कैसे लिखा था याद कीजिए? यू स्क्वायर प्लस 1 प्लस यू स्क्वायर माइनस 1 अपॉन यू की पावर 4 प्लस 1। और इसके आगे याद होगा तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया था और फिर बाकी दोनों प्रोफाइल इंटीग्रेट हो गए थे, है ना? तो फिर मैं इसको छोड़ रहा हूं क्योंकि सेम टू सेम इंटीग्रेशन मैंने लास्ट क्लास में आपको करके दिखाया है ना। एक से ज्यादा बार हमने इसको देखा है, राइट? और अगला एक और सवाल है, इंटीग्रल डीएक्स अपॉन कोसेकेंड एक्स प्लस कॉस एक्स। ये भी काफी इजी सवाल है दोस्तों। पहले तो कोसेकेंड एक्स को 1/sin x में बदल दीजिए, तो 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और ऊपर बन जाएगा साइन एक्स, है ना? क्योंकि 1 बाई कोसेकेंड एक्स को हमने लिख दिया 1/sin x। तो जब आप कोसेकेंड एक्स को 1/sin x लिखकर एलसीएम लीजिएगा तो नीचे 1 प्लस साइन एक्स कॉस एक्स और ऊपर एक साइन एक्स। तो याद है ऐसे सवालों में क्या किया था मैंने? 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड। तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिएगा और इसको लिखिएगा, तो ऊपर 2 साइन एक्स को कैसे लिखेंगे? साइन प्लस कॉस, बिल्कुल ऐसे ही करके दिखाया था, है ना? प्लस साइन माइनस कॉस। और नीचे जो 2 है उसको अंदर ले जाइए, तो नीचे वाले 2 को अंदर ले जाइएगा तो 2 प्लस 2 साइन एक्स कॉस एक्स, मतलब साइन 2x। याद है बच्चों? इसके बाद हमने क्या कहा था? इसके बाद दोनों को अलग अलग कीजिएगा, और दोनों को अलग अलग करने के बाद दोनों ही प्रोफाइल सिखाए गए हैं। जब इस प्रोफाइल में आप बात कीजिएगा, जब बीच में प्लस है तो याद कीजिए सब्स्टिट्यूशन हमने माइनस का सिखाया आपको, है ना? जब प्लस है बीच में तो सब्स्टिट्यूशन किसका चलेगा? माइनस का। यानी इसमें आप क्या रख सकते हैं? साइन एक्स माइनस कॉस एक्स इक्वल टू टी कर लोगे इसके आगे, कर लोगे इसके आगे। और जब इसमें बात की थी तो याद कीजिएगा, इसमें हमने बात की थी आपके पास साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को यू मान लीजिएगा, है ना? तो ये भी आपका प्रोफाइल हो जाएगा। और साइन 2x को कैसे हैंडल करना है ये भी क्लास में हमने सीख लिया था। आई होप ये अब आप कर लीजिएगा, दोनों लविंग इंटीग्रेंट बन जाएंगे इसके बाद। चलो भाई, सबका डन है, आगे बढ़ते हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहानी तो आपकी इनडेफिनिट इंटीग्रेशन की यहां समाप्त हो जाती है ना? अब जो हम स्टार्ट करने वाले हैं वो कुछ निश्चित है, मतलब डेफिनिट इंटीग्रेशन। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि इनडेफिनिट का हालांकि इतना ज्यादा वेटेज नहीं होता है जेई एडवांस में, है ना? इक्के दुक्के सवाल कभी कभी आते रहते हैं, जेई मेन में अक्सर आ जाते हैं, है ना? बट फिर भी हम लोग बोले कि जो डेफिनिट इंटीग्रेशन का जो वेटेज है दैट इज बहुत बहुत ज्यादा देन जे, मतलब आप कह सकते हो क्या, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन। क्योंकि डेफिनिट इंटीग्रेशन एक ऐसा टॉपिक है ना कि पूरा कैलकुलस उसमें इन्वॉल्व करके सवाल बनाया जा सकता है। मैक्सिमम मिनिमा के साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है, एरिया के साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है, डिफरेंशियल इक्वेशंस के साथ इन्वॉल्व किया जा सकता है, मोनोटोनोसिटी, इन सब के साथ भी इन्वॉल्व किया जा सकता है। यानी कि अब आप जब जेई एडवांस देखिएगा डेफिनेट इंटीग्रेशन के लिए कि तो आप अमेज हो जाएगा कि अरे इतने सारे सवाल आते हैं ना। तो आप ये मत समझिएगा कि सिर्फ और सिर्फ वो डेफिनेट इंटीग्रेशन के, उसमें बहुत सारी चीजें भी और इन्वॉल्व होती हैं। यानी कि कोई बोले कि सर प्योर डेफिनेट इंटीग्रेशन पढ़ के चले जाते हैं तो भाई फिर मुश्किल भी हो सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें बाकी चीजों का भी
कहीं ना कहीं समावेश मिलेगा उन सवालों में, है ना। तो इसलिए बाकियों को भी अच्छे से करना इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन को। ठीक है भाई। तो काफी हाई वेटेज रहने वाला है डेफिनेट इंटीग्रेशन आपका। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रेशन में जो शक्ल होगी वो कैसी होगी। तो इनडेफिनेट तक तो आपने देखा था कि भाई इंटीग्रल रहता है ना, अब उस इंटीग्रल के ऊपर लिमिट चढ़ जाएगा, तो वो कैसा लगेगा देखने में, वो थोड़ी बात कर लेते हैं। तो पहले कुछ इस तरह का देखने में लगेगा, ए टू बी लाइक दिस, और फिर अंदर रहेगा आपका एफ एक्स डी एक्स, मतलब लिमिट्स ऊपर नीचे चढ़ जाएंगे, है ना, ऐसे। और इस ए को हम लोग कहते हैं बच्चों, ए को हम लोग क्या कहते हैं, लोअर लिमिट, या फिर इसका एक और नाम है लोअर लिमिट के अलावा इसका एक और नाम है, ये इंफीरियर लिमिट भी इसको कहते हैं, बट ज्यादातर हम लोअर लिमिट वाले वर्ड को यूज करते हैं ना। आप आगे जाइएगा तो जब मतलब कॉलेज वॉलेज में पढ़िएगा तो यू विल सी इंफीरियर लिमिट ज्यादातर यूज होता है ना। तो ऑलरेडी लोअर लिमिट या फिर हम लोग क्या कह सकते हैं, इंफीरियर लिमिट। बी को हम लोग कहते हैं गाइस अपर लिमिट, या फिर आप इसको एक नाम दे सकते हैं क्या, सुपीरियर लिमिट। बी को क्या कह सकते हैं, अपर लिमिट या फिर सुपीरियर लिमिट। तो दिस इज हाउ डेफिनेट इंटीग्रेशन विल लुक लाइक, ठीक है। अब जैसे कोई बोलता है कि सर एफ एक्स का जो इंटीग्रल है, इसमें एक चीज और होती है कि एफ एक्स हैज टू बी कंटिन्यूअस इन ए से बी, अगर नहीं होता है तो फिर क्या करना चाहिए उस पर बात करेंगे हम लोग, है ना। बट फॉर द टाइमिंग हम लोग बोलें कि एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, कि एफ एक्स जो है वो ए से बी में कैसा है, कंटिन्यूअस, ऐसा ऐसा है ना। और मान लीजिए कि स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेशन है वो है बच्चों कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसे। दिस इज द इंटीग्रेशन। तो कैसे इसको इवैल्यूएट करते हैं, क्योंकि देखो इंडेफिनिट तो हो गया एफ एक्स का, कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, इन लिमिट्स का कैसे यूज करते हैं तो आप सबको ऐसे पता होगा, बट फिर भी हम लोग अपनी तरफ से एक बार देख लेते हैं। तो लेकिन इसका मान लीजिए कि इंटीग्रेशन आ गया कैपिटल एफ एक्स प्लस सी ए से बी, तो हाउ वी इवैल्यूएट दिस, कि इसमें सबसे पहले अपर लिमिट रखते हैं और माइनस क्या करते हैं, लोअर लिमिट। तो लोअर लोअर लिमिट रखने के बाद जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है, एफ ऑफ ए प्लस सी, और आप देखोगे अचानक से सी कैंसल आउट होते हुए, एंड द रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, एंड द रिमेनिंग एक्सप्रेशन इज व्हाट, एफ ऑफ बी माइनस क्या हो जाएगा, एफ ऑफ ए। तो अब इसको देखकर एक चीज समझ में आती है कि यार कांस्टेंट इंटीग्रेशन, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जो है दैट इवेंचुअली कैंसल आउट। जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो अगर कट ही जा रहा है तो उसको डेफिनेट इंटीग्रल में लिखना हम जरूरी नहीं समझते। क्यों नहीं जरूरी समझते, जबकि आप इंडेफिनिट वही कर रहोगे तो बार बार आपको बोला जाएगा कि यार कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन यूज करना है। आगे चल के भी कहीं भी आप इंडेफिनिट कर रहे हो तो आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन डेफिनेटली यूज करना है, क्योंकि बहुत बार कुछ वैल्यूज वैल्यूज दी हुई होती हैं और आप अगर सी भूल जाते हो तो लफड़े में फंस सकते हो, है ना। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल में देख सकते हो आप, बड़ी अच्छी चीज है कि जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है वो अल्टीमेटली कैंसल आउट ही हो जाएगा, तो फिर हम उसको जनरली लिखना प्रेफर नहीं करते हैं, हम सीधा लिख देते हैं एफ बी और माइनस क्या लिख देते हैं बच्चों, एफ ए। तो ये इस तरीके से इवेल्युएट होता है ना। तो आप समझ गए मेरे ख्याल से इनडेफिनिट टू डेफिनिट कैसे हो रहे हैं, कि लिमिट्स आ जाएंगी, अपर और लोअर लिमिट्स आ जाएंगी, और उसके बाद हम लोग बोलेंगे इसका इंडेफिनिट इंटीग्रेशन किया, और फिर ये चीज यहां पे पहुंच जाती है कि अपर लिमिट पे वैल्यू निकालना, लोअर लिमिट पे वैल्यू निकालना, और दोनों को माइनस करके लिखना। समझ में आएगा। लेकिन आप ऐसा बिल्कुल मत समझिएगा कि जो डेफिनेट इंटीग्रेशन है वो इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, बस लिमिटिंग वैल्यू लिमिट्स रखने से काम चल जाएगा, नहीं। डेफिनेट इंटीग्रल में आगे जाके आप देखिएगा बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, बहुत सारे टूल्स हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन के खुद के, जो बहुत सारी जगहों पे यूज होने वाले हैं। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल, राइट। और इसको अगर आप चाहिएगा बहुत पेशेंस से अगर काम करते जाइएगा तो धीरे धीरे पूरी चीज अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बात आपको क्लियर हो गई कि हाउ वी आर गोइंग टू इवेल्युएट अ डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। लिख लिया हो तो डन कर दीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये चीज हमारी समझ में आ गई तो अब हम बात करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की। Next, we are talking about geometrical interpretation. Geometrical interpretation of definite integrals.
ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल्स, है ना। तो मोस्ट ऑफ अस अंडरस्टैंड कि ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन कहीं ना कहीं एरिया अंडर कर्व से लिंक्ड होता है ना। इंटरप्रिटेशन एरिया से कहीं ना कहीं रिलेट या कनेक्ट करता है, बट दैट इज नॉट द कंप्लीट ट्रूथ, है ना। जनरली आप देखिएगा जो डेफिनेट इंटीग्रल है, दिस कनेक्ट्स विथ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, दिस कनेक्ट्स विथ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। अब बोलोगे सर कैसे, तो उस पर थोड़ा बात कर लेते हैं ना। जैसे अगर मान लीजिए कि आप कहते हो साहब कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इसकी बात कर रहे हो आप। अगर एफ एक्स कंप्लीटली पॉजिटिव है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, पहली चीज अभी तो हम यही लेके चल रहे हैं दोस्त। इन केस नहीं होगा तो उस पर भी बात करेंगे। तो अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है, मान लीजिए ए से बी में, है ना, एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए से बी एंड मान लीजिए एफ एक्स पॉजिटिव, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, है ना, एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, देन दिस इज एरिया, देन दिस इज एरिया। बोलोगे सर मतलब नहीं समझ में आया। धीरे धीरे पेशेंटली आगे बढ़ते जाएगा तो आपको मतलब भी समझ में आ जाएगा, सब चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम लोग बोले कि मान लीजिए कि इस तरीके से एक कर्व है आपके पास y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, दिस इज द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स, है ना, और इंटरवल है आपका a से b बच्चों, a से b, है ना। मान लीजिए ये वाली लाइन है x इक्वल टू a और ये वाली लाइन है x इक्वल टू b, ठीक है। तो लेकिन दिस इज द लाइन x इक्वल टू a, दिस इज द लाइन x इक्वल टू b, और एफ एक्स एक कंटिन्यूअस फंक्शन है और साथ ही साथ थ्रू आउट पॉजिटिव है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, कहीं इक्वल टू जीरो हो जाए तो भी ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो कोई पूछे कि सर a टू b एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है, तो हम लोग बोले इन दिस केस दिस इज एरिया बाउंडेड बाई, है ना, अभी मार्क करके भी दिखाएंगे, उसको शेड करके भी दिखाएंगे, एरिया बाउंडेड बाई x इक्वल टू a, x इक्वल टू a इज द वर्टिकल लाइन, दिस x इक्वल टू b, देख सकते हो उधर वाली लाइन y इक्वल टू एफ एक्स एंड y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्स। तो कोई पूछता है कि भाई जब एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है बच्चों, एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो में कंप्लीटली इट इज एरिया, कंप्लीटली इट इज एरिया। मतलब ये क्या है, इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा दोस्त, है ना, ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, ये वाला पोर्शन, दिस एरिया, दिस लाइन x इक्वल टू a, दिस लाइन x इक्वल टू b, दिस कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एंड दिस y इक्वल टू जीरो, यानी x एक्सिस। तो ये एरिया अंडर कर्व जो है उसी को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ये एरिया अंडर कर्व को ही क्या करता है बच्चों, रिप्रेजेंट करता है। मेरे ख्याल से क्लियर है बात, मेरे ख्याल से क्लियर है बात, देख लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये जो होगा, ये जो होगा वो इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा। ये कुछ ज्यादा ही फैल गया भाई, मेरे ख्याल से ये इस एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, देख लो द एरिया अंडर दिस कर्व, ठीक है। बाकी ये रेक्टेंगल्स वगैरह में कन्वर्ट करके ये एरियाज प्रूव किए जाते हैं ना, रेक्टेंगल्स वगैरह में, बट अपन उतना दूर डीप में नहीं जाते हैं, है ना, ये आगे चल के देखेंगे तो समझ में आ जाएगा, वैसे कोई खास चीज नहीं है। हम लोग एक आर्टिकल करेंगे डेफिनेट इंटीग्रेशन एज लिमिट ऑफ सम, बट फॉर द टाइमिंग आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये x इक्वल टू a, x इक्वल टू b, y इक्वल टू एफ एक्स एंड x एक्सेस से जो बाउंडेड एरिया है, इसी एरिया के बारे में आपसे बात कर रहा है। बट ध्यान रखना कि ये जो डेफिनेट इंटीग्रल है ये एरिया कब रिप्रेजेंट कर रहा है, जब एफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। लेकिन अगर मान लीजिए इस इंटरवल में एफ एक्स पॉजिटिव भी है, एफ एक्स नेगेटिव भी है, तो फिर ये एरिया नहीं रिप्रेजेंट करता है ना, दिस रिप्रेजेंट्स नाउ अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, उसको भी देखेंगे, बट फॉर द टाइमिंग पहले ये लिखिएगा, हो जाए तो डन कीजिएगा, है ना। ओके तो ये तो हम लोग बोल सकते हैं पार्ट वन हो गया ना। सेकेंड पॉइंट, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए से बी and is positive as well as negative, in this interval, मतलब पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी है इस इंटरवल में। तो कोई पूछता है भाई a टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, इसका अब
ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होगा? तो अलग बोल सकते हैं दोस्त, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब हो जाएगा फिर अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। दिस मीन्स नाउ अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ग्राफिकली इसको विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं दोस्तों, है ना, ग्राफिकली विजुअलाइज करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि इस तरीके से कोई कर्व है, y इक्वल टू एफ एक्स का कर्व है इन बिटवीन ए से बी, है ना, x इक्वल टू ए वाली लाइन और b वाली लाइन बना लेते हैं। आ जाइए, तो मान लीजिए ये x इक्वल टू ए वाली लाइन है ना, x इक्वल टू ए वाली लाइन है बच्चों, और ये इसके आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, है ना, और ये मान लीजिए कि x इक्वल टू बी वाली लाइन है, ये x इक्वल टू बी वाली लाइन। कोई पूछता है कि सर ए टू बी एफ एक्स डी एक्स अब क्या रिप्रेजेंट करता है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? तो मैंने पहले ही लिख दिया वैसे तो, अल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया। ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिएगा ना। मान लीजिए कि हम ए से इस पॉइंट तक चलते हैं, मान लीजिए ये पॉइंट है लैम्डा वन, मुझे नहीं पता, मैंने मान लिया कोई रैंडम पॉइंट है, तो ये वाली चीज मान लो कि है ए वन, ए वन, है ना, ये वाली चीज हमने क्या मान ली दोस्त, ए वन, ठीक है, ये वाला ए वन। और इस तरीके से हमने ये लैम्डा वन से लैम्डा टू तक जा रहे हैं, और ये चीज हमने बोल दी बच्चों ए टू है, ठीक है। इस तरीके से हम लैम्डा टू से मान लीजिए कि लैम्डा थ्री तक जा रहे हैं, और ये वाली चीज हमने बोल दी ए थ्री है, ठीक है। और यहां से हम बी तक जा रहे हैं, और ये वाली चीज मैंने क्या बोल दी दोस्त, ए फोर है। सुनते रहिएगा ध्यान से, ये ऐसे चल रहा है, ठीक है। अब सुनिएगा, अब सुनिएगा, सबसे पहली चीज समझिएगा कि इसमें होता क्या है ना, इसमें होता क्या है ना कि रेक्टेंगल्स बनते हैं, रेक्टेंगल्स ऐसे dx लेंथ के रेक्टेंगल्स बनते हैं, है ना, और ए से बी में घूमते हैं, छोटे लेंस है dx, है ना, बहुत छोटे लेंस, और फिर इसके एरियाज को कैलकुलेट करते हुए आगे बढ़ता है ना। तो जब हम इस एरिया को कैलकुलेट करते हैं तो रेक्टेंगल और लिमिट्स वगैरह कुछ लेते हैं, वो हम आगे चल के आपको क्लियर कर देंगे बातों को। तो सबसे पहली चीज समझिएगा कि ये dx लेंथ होगा, और ये हाइट को यूज करते हुए कुछ रेक्टेंगल का एरियाज कैलकुलेट करते हैं और कंटिन्यूअसली इंटीग्रेट करते हैं बिटवीन ए से बी। तब होता क्या है, जब लेफ्ट टू राइट आप मूव करते हो तो x की वैल्यू बढ़ रही होती है ना, तो आप dx को कैसे काउंट करते हो, पॉजिटिव, और fx ऊपर है, तो आप दो चीजों का प्रोडक्ट ले रहे हो कि fx एक हाइट और dx मतलब आगे की तरफ, है ना। तो कन्वेंशनली ऊपर वाली हाइट भी पॉजिटिव है और इधर से इधर जाने वाली चीज को भी हम पॉजिटिव मानते हैं। तो यानी जो प्रोडक्ट आता है ये कैसी क्वांटिटी आएगी, पॉजिटिव आएगी। ये क्वांटिटी कैसी आएगी, पॉजिटिव। यानी इस केस में जो एरिया आएगा, यानी कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। आप इस बात को पहले ध्यान समझ लीजिए कि ये जो वैल्यू आएगी ये कैसी आएगी, पॉजिटिव। लेकिन जब आप इस कर्व को देखिए, इस कर्व को थोड़ा सा मुआयना कीजिए, तो A1 कैसी क्वांटिटी आने वाली है, A1 कहां से कहां तक का इंटीग्रेशन है, ध्यान सुनते रहना, है ना, इधर उधर गए तो गए। फिर A से लैम्डा वन, A से लैम्डा वन जब आप fx dx कीजिएगा तो A1 आएगा, और A1 कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव। A1 कैसी क्वांटिटी होगी, पॉजिटिव। दूसरी बात, जब आप लैम्डा वन से लैम्डा टू इंटीग्रेट कीजिएगा तो अब जो A2 आएगा वो नेगेटिव आएगा बॉस। क्यों सर? क्योंकि देखो अब इसमें क्या हो गया कि fx नीचे चला गया, लेकिन dx अभी भी लेफ्ट टू राइट है, तो जब भी dx या x का वेरिएशन लेफ्ट टू राइट होगा तो यानी dx विल बी ऑलवेज काउंटेड पॉजिटिव। यानी कि जब हम रेक्टेंगल के दो डायमेंशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो उसमें dx पॉजिटिव है, बट fx जो हाइट है वो नेगेटिव होने के कारण इसका प्रोडक्ट कैसा आएगा बच्चों, नेगेटिव। लेकिन जैसे ही आप a3 की बात कीजिएगा, लैम्डा 2 से लैम्डा 3 वाले की, तो ये पॉजिटिव आएगा और फिर से a4 नेगेटिव आएगा। तो आप पहले इस चीज को समझ लीजिए कि A1, A2, A3, A4 क्यों पॉजिटिव और क्यों नेगेटिव हो रहे हैं, ठीक है। अब अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज A से B fx dx, है ना, अगर कोई पूछता है व्हाट इज A से B fx dx, तो ले दिस इज अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज, मतलब जो जिस साइन से आएगा उसी साइन से एंटर होगा, मतलब दिस इज A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4। आपको पहले ही बतला दिया जा चुका है कि A2 और A4 कैसी क्वांटिटीज हैं, नेगेटिव। मतलब इस सम में A1 पॉजिटिव, A2 नेगेटिव, A3 पॉजिटिव, A4 नेगेटिव, मतलब ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज है, मतलब जो जिस साइन से आएगा वहीं से एंटर होगा। लेकिन पहले यहां समझ लीजिए इस चीज को, ठीक है ना, फिर उसको हम एरिया से रिलेट करते हैं। पहले ये लिख लीजिए, ब्रेक लेना जरूरी है नहीं तो आधे लोगों के सर से ऊपर निकल जाएगी बात, ठीक है। अब अगर लेकिन कोई पूछता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाई y इक्वल टू एफ x इक्वल टू a, x इक्वल टू b एंड x एक्सेस दैट इज y इक्वल टू 0। अगर अब ये कोई पूछता है ना,
जैसे ये लास्ट केस में अगर कोई मुझसे पूछता ना कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय y इक्वल टू fx x इक्वल टू a, है ना, व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय fx x इक्वल टू a x इक्वल टू b एंड दिस x एक्सिस, है ना, मेरा आंसर यही होता मेरा आंसर होता है a टू b fx dx, है ना, और a टू b fx dx इस केस में एरिया को ही रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन जब इस केस में कोई पूछता है कि व्हाट इज द एरिया बाउंडेड बाय fx, ये fx दिख रहा है आपको, x इक्वल टू a दिस लाइन, x इक्वल टू b दिस लाइन एंड द x एक्सिस, तो अगर अब मुझसे ये कोई एरिया पूछता है तो माय आंसर इज नाउ a1 नॉट, माय आंसर इज नॉट नाउ a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, या फिर माय आंसर इज नॉट a टू b fx dx, दिस इज नॉट इक्वल टू a टू b fx dx इन दिस केस, है ना, दिस इज नॉट इक्वल टू a से b fx dx, है ना, ये डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। व्हाट इज दिस एरिया देन, तो हम लोग बोल रहे दिस इज नॉट इक्वल टू दिस, बट दिस इज इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू क्या होगा भाई, जैसे आपको बतलाया जाता है कि एरिया हमेशा एक पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो भाई a1 तो पॉजिटिव है तो ये तो a1 रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे क्या मूर्खता करते हैं ना, बहुत सारे बच्चे इस तरह की मूर्खता करते हैं कि सर a1 प्लस a2, a1 प्लस a2, तो बेटा आप सोचिए ना कितने मूर्ख हो गए कि a2 आपने नेगेटिव दिया हुआ है और अब आपने प्लस a2 किया, तो यानी आपने a1 में घटा दिया ना यार, a2 मान लो -3 था तो आपने तो यहां a1 -3 कर दिया, तो यहां पे सिखाया जाता है ना कि आप a2 का मॉड लीजिए, आप a2 का क्या लीजिए, मॉड लीजिए, तो यानी यहां a1 प्लस a2 नहीं आएगा दोस्त, है ना, a1 प्लस a2 नहीं आएगा, a1 प्लस मॉड a2 आएगा, फिर क्या आएगा प्लस a3 और प्लस मॉड a4। अगर कोई बोले बिना मॉड के लिख के दिखाइए सर, बिना मॉड के ऐसे लिखेंगे बेटा, a1 माइनस a2, क्योंकि a2 खुद नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और a3 माइनस a4। तो पहली चीज समझिएगा कि a1 ये वैल्यू आ रही थी, a1 कौन सी वैल्यू आई थी सर, a1 आई थी बेटा a से लैम्डा 1 fx dx, ऐसे ही a2 कौन सी वैल्यू आई थी सर, लैम्डा 1 से लैम्डा 2 fx dx। देखो कंफ्यूज नहीं होना है, जबरदस्ती अपना दिमाग अगर इधर उधर करोगे तो नहीं समझ में आएगा, मैं जो बोल रहा हूं अगर आप उसको लिख के देख लो 2 सेकंड तो आपको समझ में आ जाएगा, अगर कोई कंफ्यूजन आ रहा है तो, नहीं तो नहीं कंफ्यूजन आ रहा है तो वेल एंड गुड यार। तो a से लैम्डा 1 fx dx इज a1, lambda 1 से lambda 2 fx dx is a2 which is a negative quantity, that's why I have written a2 as negative। ऐसे ही lambda 2 से lambda 3 a3 जो है fx dx वो a3 कैसा है पॉजिटिव और ये कैसा है नेगेटिव, तो ये जो a से b fx dx है दिस इज जस्ट अल्जेब्रिक सम ऑफ एरियाज, मतलब जो जिस साइन के साथ आया उस साइन के साथ एंटर होगा। लेकिन कोई पूछता है अब एरिया बाउंडेड बाय fx x इक्वल टू a x इक्वल टू b एंड x एक्सिस, दिस इज नो मोर a1 प्लस a2 प्लस a3 प्लस a4, क्योंकि a2 और a4 नेगेटिव है तो माइनस साइन के साथ एंटर कराएंगे। अब माइनस साइन के साथ क्यों एंटर करा रहे हैं कि भाई वो खुद नेगेटिव है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद वो पॉजिटिव हो जाएंगे, तो दिस इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन एरिया एंड डेफिनेट इंटीग्रल। तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन क्या क्लियर है कि दिस इज ओनली 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 अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज। ये दोनों सेम तब हो जाते हैं जब fx कैसी क्वांटिटी होती है ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अदरवाइज ये अलजेब्रिक सम ऑफ एरियाज ही है। लिख लिया हो तो डन कर दीजिए, कुछ डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं। चलिए अगर डन है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, है ना, डन है तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। पहले छोटी सी बात एक देख लेते हैं, जैसे यहां पे देखो क्या होगा, कभी कभी ऐसा होगा, आपने देख लिया अभी एरिया की चीज देख ली है ना मेरे ख्याल समझ में आ गया होगा। तो मान लीजिए कि जो फंक्शन है कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, कभी ऐसा हो जाए कि भाई बी पे डिफाइन नहीं है, बी पे डिफाइन नहीं है या ए पे डिफाइन नहीं है, तो बच्चों आप इस चीज को समझिएगा, है ना, कि कभी ऐसा हो जाए कि आपने ए से बी एफ एक्स डी एक्स किया, ठीक है, और ये कैपिटल एफ एक्स आया, प्लस सी की जरूरत है नहीं, है ना, और आपने ए से बी इंटीग्रेट कर लिया। लेकिन मान लीजिए कि एफ ऑफ बी डिफाइन नहीं है, तो फिर आप क्या निकालिएगा, ध्यान रखिएगा, आपको बी माइनस लिमिट निकालना होगा। क्या निकालिएगा, लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग बी माइनस, मतलब आपको क्या करना होगा कि आप ए से बी जब चल रहे हैं, है ना, ए से बी जब चल रहे हैं, है ना, इंटीग्रेट कर रहे हैं स्मॉल एफ एक्स को, और आपको बी पे दिख रहा है कि ये वाली चीज डिफाइन नहीं हो रही है, तो बी पे फिर वैल्यू नहीं निकल पाएगी, ऑफ कोर्स डिफाइन नहीं हो रही तो कैसे निकल पाएगी, है ना, तो आपको लिमिटिंग वैल्यू निकालनी चाहिए कहां पे, बी माइनस पे। लेकिन कोई बोले कि अरे सर ए पे ही डिफाइन नहीं था, तो ए पे डिफाइन नहीं था तो एफ ऑफ बी माइनस क्या करोगे, ए पे ए माइनस नहीं निकलेगा क्योंकि हम ए के आगे जा रहे हैं, है ना, ए के आगे जा रहे हैं, तो हम लिमिट एक्स इज अप्रोचिंग क्या लिखेंगे, ए प्लस एफ एक्स, ऐसे लिमिटिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी। कोई बोले सर बी पे भी डिफाइंड नहीं है ए पे भी डिफाइंड नहीं है तो क्या करें, तो भाई अगर बी पे भी नहीं है ए पे भी नहीं है तो बी पे बी माइनस लिमिट निकलेगी और ए पे ए प्लस लिमिट निकलेगी, है ना, क्लियर है ये बात। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, आई होप लिख लिया होगा आपने ये सारे पॉइंट्स, है ना, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स।
कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रल के, जो हर जगह ही काम आ सकते हैं। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, पहला पॉइंट देख सकते हैं। ठीक है, पहला पॉइंट देख सकते हैं, इफ इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, इफ इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इक्वल टू जीरो, है ना, इफ इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जीरो एंड एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन ए से बी, है ना, is continuous in A से B, then the equation fx equal to 0, then the equation fx equal to 0 has at least one root in open A से B, है ना, has at least one root in open A से B। तो हम लोग यहां बोल रहे हैं कि भाई स्मॉल a से b fx dx 0 है और fx कैसा है, कंटिन्यूअस फंक्शन है, एंड देन द इक्वेशन दिस हैज एट लीस्ट वन रियल रूट, हैज एट लीस्ट वन रूट या वन रियल रूट इन a से b। इनफैक्ट ये इंटीग्रल रोलिस थ्योरम का मतलब आप समझ रहे हो कि रोलिस थ्योरम ही है ना, इंटीग्रल फॉर्म है ना। अब बोलोगे सर ये रोलिस थ्योरम कैसे हो गया, तो बेटा आप याद कीजिएगा कि अगर हम मान लो कि स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं और मान लीजिए कि आता है, मान लीजिए कैपिटल एफ एक्स प्लस सी, ऐसा आता है मान लीजिए, है ना, स्मॉल एफ एक्स को इंटीग्रेट करते हैं, आप कैपिटल एफ एक्स प्लस सी आ रहा है, ठीक बात है, समझ में आ रही है मेरी बात, है ना। अब अगर आपने बोला कि साहब ए से बी एफ एक्स डी एक्स 0 है, आपने ये बोला, तो यानी अब आप इस पे रखोगे ना, इसको इक्वल टू 0 करोगे, तो यानी कैपिटल एफ एक्स प्लस सी ए से बी में 0 हो गया, यही तो कह रहा है। तो यानी अब आप इसको लिखिएगा तो ये दिख रहा है कि एफ बी इक्वल टू एफ ए दे रहा है, एफ बी इक्वल टू एफ ए दे रहा है, आप समझना। या फिर आप ये भी बोल सकते हो कि कैपिटल एफ ऑफ बी प्लस सी इक्वल टू कैपिटल एफ ऑफ ए प्लस सी दे रहा है, ये भी बोल सकते हो, कोई दिक्कत थोड़ी है ना। और स्मॉल एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है बेटा, है ना, तो दोनों साइड डिफरेंशिएट करोगे तो कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू स्मॉल एफ एक्स आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो एफ डैश डिफरेंट, मतलब एफ डैश भी कंटिन्यूअस हो गया, नहीं, स्मॉल एफ एक्स अगर कंटिन्यूअस है तो कैपिटल एफ डैश एक्स कंटिन्यूअस हो गया। मतलब ये बोल सकता हूं क्या कि कैपिटल एफ एक्स डिफरेंशिएबल हो गया, क्योंकि कैपिटल एफ डैश एक्स को बोलना है कंटिन्यूअस, तो यानी कि हम लोग बोल रहे हैं कि ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो गया, और डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी हो गया। तब आप रोलिस थ्योरम के सारे गुण मिलान करके देख लीजिए, है ना, सारे गुण मिलान करके देख लीजिए, आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा कि भाई कैपिटल एफ एक्स प्लस सी में अगर मैं रोलिस थ्योरम लगाऊं तो क्या सबसे पहले कि रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं, आंसर इज यस, क्योंकि स्मॉल एफ एक्स कंटीन्यूअस है तो कैपिटल एफ डैश एक्स कंटीन्यूअस हुआ, मतलब कैपिटल एफ एक्स एक डिफरेंशिएबल फंक्शन है, डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस भी हो गया। दूसरी बात, ये एंड पॉइंट्स पे वैल्यू एफ ए प्लस सी इज एफ बी प्लस सी है, मतलब इसके डेरिवेटिव का एक रूट जरूर आएगा ए से बी के बीच में। तो जब आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो भाई इसका डेरिवेटिव मतलब कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट आएगा, कैपिटल एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 का रूट आएगा, मतलब एफ एक्स इक्वल टू 0 का रूट आएगा। तो वही कह रहा है कि एफ जो भी है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 हैज एटलीस्ट वन रूट, हैज एटलीस्ट वन रूट इन ए से बी। तो ये तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो लिखा हुआ है कुछ और नहीं है, ये एक्चुअली रोलिस थ्योरम ही है, कि हमने इसको इंटीग्रेट किया और 0 आया तो मतलब रोलिस थ्योरम लगा सकते हैं। अच्छा, कोई बोले सर ये तो ग्राफिकली दिख रहा है, आंसर इज यस, बहुत इजीली दिख रहा है ग्राफिकली, यही रोलिस थ्योरम हमें ग्राफिकली भी बड़ी इजीली दिख रहा है। अच्छा देखिएगा, तो अगर कोई बोलता है कि सर ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है ना, मान लिया ए से बी में फंक्शन कंटिन्यूअस है, ठीक है, और कोई कह रहा है कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स 0 है, तो भाई अगर मान लो कि ऊपर की साइड है फंक्शन का वैल्यू ए पे, तो आप कोई बोले कि यार सर ऊपर ही रख दिया तो ऊपर ही रख दिया तो भाई ए से बी एफ एक्स डी एक्स 0 थोड़ी होगा। यानी हम लोग बोल सकते हैं क्या कि ये 0 होने की पॉसिबिलिटी ही तब आएगी जब कुछ पार्ट ग्राफ का ऊपर हो और कुछ पार्ट ग्राफ का नीचे हो, ऐसा कुछ हो। तो यानी कुछ बीच में देखना कंटिन्यूअस है तो टूटेगा नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कुछ ऐसा हो जाए कि भाई ये आपस में इनकी वैल्यूज हो वो कैंसल आउट हो जाए, मतलब एक प्लस में उतनी मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे, वही दूसरी तरफ माइनस में उतनी मैग्नीट्यूड का वैल्यू दे, कट जाए। ऐसा नहीं कि एक ही बार काट दे, हो सकता है एक से ज्यादा बार हो रहा हो, एक से ज्यादा बार हो रहा हो,
सो दैट कि जो नीचे का सम टोटल है और ऊपर का सम टोटल है वो रिजल्टेंट मैग्नीट्यूड में तो सेम हो बट साइन में कैसा रहेगा, ऑफ कोर्स ऑपोजिट रहेगा। तो वैल्यू क्या हो जाएगी, खट से 0। यानी कि ये काम बिना एक्स एक्सिस से टकराए हुए नहीं हो सकता है, मतलब ग्राफ को कहीं ना कहीं एक्स एक्सिस को काटना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल स्टेटमेंट क्लियर है कि अगर ए से बी एफ एक्स डी एक्स 0 है और एफ एक्स कंटिन्यूअस है तो हम लोग बोल सकते हैं कि एफ एक्स इक्वल टू 0 का कम से कम एक रूट आएगा बच्चों ए से बी के बीच में। और ये जो चीज हम ग्राफिकली देख रहे हैं ये बेसिकली क्या है, ये बेसिकली रोलिस थ्योरम ही है। अगर क्लियर है तो एक बार यस लिख दीजिए और लिख भी लीजिएगा साथ ही साथ स्टेटमेंट। हाँ मतलब इसमें एक चीज लिख लीजिएगा है ना, कुछ बच्चे हो सकता है दिमाग लगा रहे हो ज्यादा। तो ए एंड बी आर नॉट इक्वल है ना, ए इज नॉट इक्वल टू बी। ठीक है, ए नॉट इक्वल टू बी लिख दीजिएगा, नहीं तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे अरे सर ए और बी बराबर हो जाए, हाँ तब भी 0 होगा बट हम यहाँ ए नॉट इक्वल टू बी लेके चल रहे हैं। ठीक है चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ 2a plus 3b plus 6 times c equal to 0 then prove that the equation ax square plus bx plus c equal to 0 has at least one root in 0 7। हाँ भाई देखिए बताइए। देखिए बच्चों, तो इसका एक रूट 0 से 1 के बीच में प्रूव करना है और आप देख पा रहे होगे कि मेरे ख्याल से ये एक क्वाड्रेटिक है तो कंटिन्यूअस होगा। तो चलिए 0 से 1 इंटीग्रेट कर देते हैं, बाकी रोलिस थ्योरम लगाओगे उससे भी हो जाएगा है ना। कोई इसको इंटीग्रेट करके रोलिस थ्योरम, ऐसा एक सवाल करवाया है रोलिस थ्योरम में भी है ना, तो उससे भी हो जाएगा। बाकी आप इसको सीधा इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इंटीग्रल 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स निकालते हैं ना, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स निकालते हैं। तो यहाँ पे कितना आएगा भाई, ए एक्स क्यूब बाई 3 प्लस बी एक्स स्क्वायर बाई 2 और प्लस सी एक्स, कहां से कहां तक, 0 से 1। यानी कि दिस विल बिकम ए बाई 3 प्लस बी बाई 2 प्लस सी एंड दिस इज इक्वल टू, देखना यहां पे 6 का एलसीएम लगेगा और यहां 2a प्लस 3b प्लस 6 टाइम सी। तो ये वैल्यू 0 आ गई। तो भाई अगर 0 से 1 एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी डी एक्स 0 आ रहा है तो इसका मतलब इसका एक रूट होगा 0 से 1 के बीच में, क्योंकि ये फंक्शन कैसा है बच्चों, कंटिन्यूअस। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी ये बात है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, कोई लिख रहा हो तो वेट डाल देना। ठीक है, सेकेंड पॉइंट भी बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये गलती बहुत सारे बच्चों से होती है। पॉइंट क्या है जरा ध्यान से देखिएगा कि मान लीजिए इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स है ना, एफ एक्स डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स ऐसा है। ये बच्चों से बहुत गलतियां होती है, इस पे थोड़ा अपन फोकस रखेंगे कि ऐसी गलती आप भी ना कर बैठे और बाद में कोई कह रहे सर मजा आ गया तो हम लोग ए से बी एफ एक्स और डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स है, तो बच्चे जनरली इसको इस तरीके से लिखते हैं भाई कि ए से बी एफ एक्स, और जैसा आपको सिखाया गया था क्या कि डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स को कैसे लिख सकते हो, जी डैश एक्स डी एक्स, जी डैश एक्स डी एक्स। बट ध्यान रखना बच्चों, बट ध्यान रखना है ना, बट ध्यान रखना ये गलत है। आपको बोले सर डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स जी डैश एक्स डी एक्स लिखना गलत है, नहीं 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 वो तो सही है। डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स इक्वल टू जी डैश एक्स डी एक्स तो मैंने ही बताया भाई वो गलत कैसे होगा है ना, वो तो सही है। लेकिन ये जो लिखा हुआ है ना ये गलत है, ये लिखा हुआ गलत है। अब बोलोगे सर क्यों गलत है, सुनना। जब हम लोग लिखते हैं ना भाई इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स, क्या लिखते हैं भाई, इंटीग्रल ए से बी एफ एक्स डी एक्स है ना। डिफरेंशियल ऑफ हम एक फंक्शन लेते हैं, ये x एक फंक्शन है, जैसे वहां जी एक्स एक फंक्शन है, यहां पे x एक फंक्शन है। तो लेकिन ये जो हम डिफरेंशियल किसका ले रहे हैं, x का ले रहे हैं ना, तो ये जो x है ना इसकी वैल्यूज a से b जा रही है, मतलब जो d के बगल वाली चीज है उसकी वैल्यू जा रही है कहां से कहां तक, a से b जा रही है। अब आप सोचो क्या ये सही है, आपने ये जो लिखा है क्या ये सही है, मेरे ख्याल से तो ये गलत है। कैसे कि मान लीजिए कोई लिखता है भाई कि एफ एक्स डी जी एक्स, तो इसका मतलब ये लिमिट किसका गया है, ये लिमिट तो मेरे ख्याल से जीएक्स का गया है, फिर तो जीएक्स का ए से बी लिमिट गया है। अब आपने यहां पे क्या किया कि भाई आपने एक्स का लिमिट ए से बी कर दिया,
तो बेटा ये जरूरी है क्या कि अगर जी एक्स ए से बी जा रहा हो तो एक्स भी ए से बी जा रहा हो? नो, नॉट एट ऑल। यानी कि इसको आप देखो, लिखो ना, कोई दिक्कत नहीं है, और लिखना चाहिए भी, कोई दिक्कत थोड़ी है। कोई बोल रहा है कि भाई एफ एक्स डिफरेंशियल ऑफ जी एक्स को लिख दिया मैंने साहब जी डैश एक्स डी एक्स, यहां तक सब सही है, लेकिन अब लिमिट चेंज कीजिए, लिमिट चेंज कीजिए। कैसे सर? तो देखो, सबसे पहले तो आप सोचना है कि जी एक्स की लोएस्ट वैल्यू ए जा रही है, तो यानी यहां से x की वैल्यू क्या आएगी? तो भाई यहां से x की वैल्यू आएगी जी इनवर्स ए। यानी कि जब gx a से b जा रहा है और हम x पे ला रहे हैं लिमिट, तो हमारे को gx जब a हो रहा है तो x कितना हो रहा है? जी इनवर्स ए, मतलब जी इनवर्स a से चालू होगा। और जस्ट लाइक दिस, है ना, जस्ट लाइक दिस, जब आप gx को b ले रहोगे तो x क्या आएगा आपका? जी इनवर्स b। कितने के बराबर आएगा भाई? जी इनवर्स b। ये लिखना सही है कि दिस इज गोइंग टू बी जी इनवर्स ए से जी इनवर्स बी, है ना, जी इनवर्स ए से जी इनवर्स बी, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स, एफ एक्स इंटू जी डैश एक्स डी एक्स। लिख लीजिएगा फटाफट से। कोई डाउट है तो बताइएगा, नहीं तो एक सवाल करेंगे अपन, है ना। इस पे एक सवाल हम लोग करेंगे, इसके आंसर को जल्दी कीजिएगा। देखिएगा, तो अगर इसको कोई इस तरीके से करता है तब तो उसका बिल्कुल गलत होना ही होना है। कि अगर कोई बिल्कुल अनजाने या ऐसे गलती से भी छोड़ दिया भाई कि डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स इज 1/x dx, और फिर ये इंटीग्रेट कर लिया कि भाई एक्स स्क्वायर बाई टू माइनस वन से वन, सर इसकी वैल्यू आ गई जीरो, है ना। तो जिनको नहीं पता होता है ना, उनकी मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की वैल्यू यही आती है जीरो, है ना। उनके मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स की वैल्यू यही आती है जीरो, ठीक है ना। लेकिन अगर आपको पता है तो देखिए कैसे करना है आपको। एक्स स्क्वायर, अच्छा इसको नोट डाउन मत कर लीजिएगा, दिस इज रॉन्ग। एक्स स्क्वायर और डिफरेंशियल ऑफ एल एन एक्स को बाकी में आप लिख सकते हैं 1/x dx, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एल एन एक्स माइनस वन है लोएस्ट, तो भाई अगर एल एन एक्स लोएस्ट माइनस वन है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? 1/e। और अगर एल एन एक्स वन है ना, हाईएस्ट, तो एक्स की वैल्यू होगी ई। तो ठीक है भाई, ये कटे, कोई दिक्कत नहीं हमें। तो एक्स स्क्वायर बाई टू बनेगा, लेकिन लिमिट 1/e से ई जाएगा, मतलब इसकी वैल्यू आएगी हाफ इंटू ई स्क्वायर माइनस 1/e स्क्वायर। तो दिस इज द करेक्ट आंसर, देख लीजिएगा। ठीक है, तीसरा पॉइंट भी काफी इंपॉर्टेंट है बच्चों, है ना, कि इफ एफ एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इक्वल टू सी, है ना, एक से ज्यादा पे हो तो एक से ज्यादा पे तोड़ेंगे, है ना, एंड दिस इज बिलोंगिंग टू ए से बी, ठीक है। तो ये अगर एफ एक्स मान लीजिए कि सी पे डिसकंटिन्यूअस हो जाए, तो ध्यान रखिएगा, सोचिएगा, तो एफ एक्स अगर बीच में टूट जाता है तो एरिया को दो पार्ट में बांट के ऐड करना पड़ेगा एरिया को, क्योंकि एक बार में एक्स ए से बी नहीं चल पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि बीच में फंक्शन टूट गया है, डिसकंटिन्यूअस है। तो आपको दो पार्ट में एरिया को तोड़ते हुए लिखना पड़ेगा। कोई बोले सर एक से ज्यादा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, एक से ज्यादा पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस है, तो एक से ज्यादा पॉइंट पे तोड़िएगा, है ना। तो हम इसको कैसे तोड़ेंगे भाई? ए से कहां तक जाएगा? ए से भाई जाएगा सी माइनस, सी से जस्ट पहले तक, क्योंकि सी पे तो नॉट डिफाइंड है, सी पे डिसकंटिन्यूअस हो रहा है। तो हम लोग कि ए से कहां तक जाएगा? सी माइनस, है ना, एफ एक्स डी, सी भी लिखता तो मतलब सी माइनस ही होता। और फिर कहां चलेंगे? सी के फिर आगे से, मतलब सी प्लस, सी प्लस से बी एफ एक्स डी एक्स। आप समझ गए इस बात को, कि जब कभी भी बीच में डिसकंटिन्यूअस हो गया किसी पॉइंट पे, तो हम उसको तोड़ेंगे ए से सी माइनस, सी प्लस टू बी। सी माइनस सी प्लस बस आपको दिमाग में डालने के लिए, बाकी आपको पता है कि ए से बी है और ए पे नॉट डिफाइंड है तो आप ए प्लस ही लेते हो, बी पे नॉट डिफाइंड है तो बी माइनस ही लेते हो। तो इसी तरीके से ए से सी माइनस और सी प्लस से बी, एक से ज्यादा पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी हो तो क्या करेंगे भाई? तो एक से ज्यादा पॉइंट पे तोड़ेंगे, ऐसे ही तोड़ेंगे, है ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। देख लो भाई, क्लियर है तो बताओ जल्दी।
चलिएगा, लिख लिया हो तो नेक्स्ट ये सवाल करके बताइए बच्चों, -1 से 1, उसका आंसर बताइएगा। -1 से 1 डी अपॉन डी एक्स ऑफ, इसकी वैल्यू बतलानी है आपको। हो जाए तो बताइएगा। चलिए देखते हैं। बहुत सारे बच्चे इसको देख के हो सकता है कंफ्यूज हो रहे होंगे कि यार ये सर क्या लिख दिया आपने। तो बेटा ये देखिए ना, अगर कोई बोलता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, है ना, अगर वो ऐसा कहता है कि भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स डी एक्स, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है? तो भाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ एक्स तो एफ डैश एक्स डी एक्स ही तो हुआ ना। आप सोचो ना कि अगर डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स लिखते हो तो वो एफ डैश एक्स ही हुआ, और एफ डैश एक्स का अगर इंटीग्रल बोलते हो तो खुद एफ एक्स ही आएगा, मतलब ये जो पार्ट है यही तो इंटीग्रेट होके आ जाएगा, यही तो पार्ट इंटीग्रेट होके आ जाएगा। तो यानी अगर कोई बोलता है डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस का इंटीग्रेशन, तो अगर इसको एफ एक्स मानते हो तो ये एफ डैश एक्स डी एक्स है, मतलब इसका इंटीग्रेशन तो एफ एक्स ही हो जाएगा। तो बहुत सारे बच्चे इस तरह की गलती कर जाते हैं कि भाई कॉट इनवर्स 1/x इंटीग्रेट करके आ गया सर, और फिर -1 से 1। अब कुछ इसमें बढ़िया निकाल लें तो अलग बात है। तो कॉट इनवर्स 1 इज π/4 और माइनस लोअर लिमिट। तब बहुत बार तो बच्चे क्या करते हैं कि -1 पे इसकी वैल्यू -π/4 लिख देते हैं। भाई -π/4 नहीं होती इसकी वैल्यू। कॉट इनवर्स -1 इज 3π/4, है ना, कॉट इनवर्स -1 इज 3/4, दिस इज नॉट -π/4। तो बहुत सारे बच्चे वहां -π/4 लिख देते हैं, उनका आंसर भी आ जाता है। तो भाई पहली चीज समझिएगा, ये अगर आप ऐसे कर रहे हो तो इसका आंसर -π/2 आ रहा है, जो कि एक रॉन्ग आंसर है। अब गलती कहां हो गई? गलती यहां हो गई साहब कि जो कॉट इनवर्स 1/x है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे, है ना, ये डिसकंटिन्यूअस है 0 पे। अगर ये फंक्शन 0 पे डिसकंटिन्यूअस है तो ये -1 से 1 नहीं दौड़ेगा, है ना, ये -1 से 1 नहीं दौड़ेगा, नहीं तो निपट जाएगा। हम लोग ने इसको फिर तोड़ना पड़ेगा ऐसे भाई। कॉट इनवर्स 1/x, है ना, ये मेथड गलत है। कॉट इनवर्स इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये -1 से 0 माइनस तक ही जाएगा। और फिर उसके बाद कॉट इनवर्स 1/x, अब ये जाएगा कहां से कहां तक भाई, 0 + 2 1। तो बहुत बार बच्चे इस रूट से भी जाके सही निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? इसको -π/4 लिख के π/2 आ जाता है, मस्त हो जाते हैं वो, है ना। जबकि करने का सही तरीका ये है 0 माइनस, तो नीचे जब 0 माइनस होगा ना बेटा, तो 1/0 माइनस इज कॉट इनवर्स -∞। कॉट इनवर्स -∞ कितना होता है? पाई। फिर माइनस कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स -1 इज 3π/4। फिर कॉट इनवर्स 1/x, तो कॉट इनवर्स 1 दैट इज π/4। और 0 प्लस पे कॉट इनवर्स इंफिनिटी, कॉट इनवर्स इंफिनिटी होता है 0। अब ये π/4 प्लस π/4 कितना आ जाएगा? π/2। नाउ दिस इज करेक्ट। 0 पे ब्रेक करना पड़ेगा, देख लीजिएगा, लिख लिया हो तो डन कर दीजिएगा। चौथे नंबर पॉइंट पे हम लोग क्या है, चौथे नंबर पॉइंट पे हम लोग क्या है कि कुछ इंटीग्रल की वैल्यूज भी याद रखेंगे ना। तो अब हम वो देख रहे हैं, ठीक है, चौथे नंबर पॉइंट पे। और ये सब इंटीग्रेट किए जा सकते हैं, बट आप डायरेक्टली वैल्यू याद रखिए, ठीक है। सबके सब इंटीग्रेट किए जा सकते हैं। किसी को यकीन ना हो तो खुद से इंटीग्रेट करके देख लीजिएगा, है ना, सब बताया हुआ है। इंटीग्रल 0 से π/2 sin x dx, 0 से π/2 cos x dx क्यों याद करते हैं सर? क्योंकि फ्रीक्वेंटली बहुत बार अपीयर होता है, तो बार बार मैं इसको इंटीग्रेट कर करके नहीं निकालूंगा, मैं डायरेक्टली वैल्यू रखना पसंद करूंगा, है ना। तो इंटीग्रल 0 से π/2 sin x dx या इंटीग्रल 0 से π/2 cos x dx इज 1। इस तरीके से 0 से π/2 sin square x dx एंड इंटीग्रल 0 से π/2 cos square x dx, है ना। जब भी ये इंटीग्रल आएगा मैं खट से इसकी वैल्यू रखूंगा π/4। आई एम नॉट गोइंग टू इंटीग्रेट कि भाई sin स्क्वायर x का 1 - cos 2x/2 फिर उसका इंटीग्रेशन फिर उस पर लिमिट, इतना टाइम नहीं है। डायरेक्ट में क्या लिखूंगा? π/4। इसी तरीके से 0 से π/2 sin³ x dx या फिर 0 से π/2 cos³ x dx,
इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी यार, 2/3, है ना। इन दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, 2/3। इस तरीके से 0 से π/2 साइन की पावर 4x dx, बस यहां तक। 0 से π/2 कॉस की पावर 4x dx, है ना। दिस इज 3π/16, दिस इज 3π/16, है ना। सब कुछ यहां इंटीग्रेट किया जा सकता है, ठीक है, लिख लीजिए फटाफट से। लिख लिया तो डन कर दीजिएगा। ठीक है, तो इनको याद रखना पड़ेगा, है ना, इनको याद रखना पड़ेगा, जो चौथा पॉइंट है। नेक्स्ट हम लोग 5th पॉइंट पे आ रहे हैं, द लास्ट वन। इफ y इक्वल टू fx एंड x इक्वल टू gy इज इनवर्स ऑफ ईच अदर। लास्ट ईयर जे एडवांस पे इससे रिलेटेड एक सवाल डायरेक्टली आ गया था, और वो काफी कठिन सवाल माना गया था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सॉल्विंग। जबकि देखा जाए तो ये सवाल बिल्कुल चुटकियों में सॉल्व होने वाले सवालों में से था, है ना। और उसमें भी बहुत सारे बच्चे विफल हो गए, क्यों, क्योंकि उनके दिमाग में चमका ही नहीं कि भाई ये वाली चीज लग रही थी, है ना। तो हम लोग बोले कि y इक्वल टू fx एंड x इक्वल टू gy इज इनवर्स ऑफ ईच अदर, एंड f of a is c, f of b is d, then इंटीग्रल a से b fx dx प्लस c2d gy/dy। तो बहुत सारे बच्चे इसको इनवर्स जो है वो देख ही नहीं पाए, है ना। मतलब वो मैं बतला रहा हूं स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, है ना, स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से, कि बहुत सारे बच्चों ने उसको छोड़ ही दिया या किया ही नहीं या गलत हो गया उनका। जबकि हम लोग बोल रहे हैं क्या कि उसमें सिंपली क्या था कि ये दोनों एक दूसरे के इनवर्स मान लिखे हुए थे। और अगर कभी ऐसा बात आ जाए, है ना, हर बार तो ये मौका नहीं आएगा, लेकिन जिसके पास पिछली बार आया और जिसने इसको कैश किया होगा तो 2 सेकंड में उसने आंसर निकाला होगा। कैसे, सिंपली प्रोडक्ट ऑफ अपर लिमिट माइनस प्रोडक्ट ऑफ लोअर लिमिट, सो दिस आंसर इज गोइंग टू बी सिंपली BD माइनस AC। बस ये करना था, है ना, बस ये पहचानना था पहले कि ये इनवर्स है, और सीधा BD माइनस AC। बस इसमें कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है कि fx और gy एक दूसरे के इनवर्स है, ठीक है। f ऑफ a c, तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा कि लोएस्ट वैल्यू पे f की वैल्यू जो है वो c के बराबर है। f ऑफ a is c एंड f ऑफ b इज व्हाट d। तो ही हम लोग बोल रहे हैं इसका आंसर कितना आएगा दोस्त, BD माइनस AC। कितना आएगा इसका आंसर, BD माइनस AC। तो मुझे कैसे हुआ उस पर बात कर लेते हैं, पहले ये लिख लीजिए, लिख लिया तो डन कर दीजिएगा। ठीक है, अब कोई पूछे सर ये BD माइनस AC कैसे हुआ, सुनना ध्यान से बच्चों। तो मैं क्या कह रहा हूं कि a से b fx dx तो है ही, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं इसको। पहले कि इंटीग्रल a से b fx dx तो है ही, और प्लस क्या है c2d gy/dy, प्लस क्या है c2d gy/dy। अब हम दूसरे वाले में क्या करते हैं ना यार, y इक्वल टू fx रख देते हैं, y इक्वल टू fx रख देते हैं। तो जैसे ही हम इसमें y इक्वल टू fx रखेंगे तो ये बनेगा, देखना, c2d g ऑफ fx, y इक्वल टू fx रख रहे हैं ना, और यहां डिफरेंशियल ऑफ fx देख लो आप लोग, और इधर है बच्चों a से b fx dx। अब सुनना, अब यहां आप में से हर एक के मन में ये विचार आ गया होगा कि सर g ऑफ fx जो है वो तो x बन जाएगा। क्यों सर, क्योंकि भाई एक दूसरे के इनवर्स है ना,
तो g ऑफ एफ एक्स और f ऑफ जी एक्स ये दोनों x के बराबर ही होता है, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के क्या है, इनवर्स। फिर इसकी बात आएगी, तो इसकी बात आएगी तो हम एफ डैश एक्स डी एक्स लिखेंगे, लेकिन यहां पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब लिमिट आप सी टू डी नहीं लिख सकते, अब आप लिमिट सी टू डी नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि ये जो एफ एक्स की लिमिट है ना, वो एफ एक्स सी जा रहा है, फिर एफ एक्स डी जा रहा है। तो अब लेकिन तुमने क्या किया भाई, कि आपने डी ऑफ एफ एक्स को लिख दिया एफ डैश एक्स डी एक्स, मतलब आप एक्स के लिए लिमिट ढूंढिएगा। तो एफ एक्स सी और एफ एक्स डी कब हो रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। एफ ऑफ ए सी, तो यानी एफ एक्स सी कब हो रहा है, एक्स की वैल्यू ए पे, यानी एफ ऑफ ए सी, तो एफ एक्स सी कब हो रहा है, एक्स इक्वल टू ए पे। एफ एक्स डी कब हो रहा है, एक्स इक्वल टू बी पे, यानी एक्स की लिमिटिंग वैल्यूज तो ए से बी जाएंगी भाई, ए से बी जाएंगी, क्योंकि एफ एक्स सी मतलब एक्स ए है, एफ एक्स डी तो एक्स कब एफ एक्स डी हो रहा है, तो एक्स इक्वल टू बी पे, एफ ऑफ बी इज डी। तो अब आप देख सकते हो कि ये इंटीग्रल ए से बी बाहर और अंदर वही क्लासिक इंटीग्रेंट बना है आपका, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स, है ना, एफ एक्स प्लस एक्स एफ डैश एक्स डी एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा दोस्त, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टाइम्स एफ एक्स, आपको पता ही है बात, देख लो, फिर भी कोई पार्ट नहीं समझ में आया तो बताइएगा। फिर इधर लिमिट्स रखिए, तो बी एफ बी माइनस ए एफ ए, व्हाट इज बी एफ बी है ना, माइनस ए एफ ए, व्हाट इज एफ बी वर्स डी, तो बी डी और माइनस ए सी। दिख गया भाई कि बिल्कुल सिंपली अपर लिमिट का प्रोडक्ट माइनस लोअर लिमिट का प्रोडक्ट। ओके, आगे बढ़ते हैं। इसको ग्राफिकली भी देख सकते हैं, ग्राफिकली देख रहे हैं इसी का प्रूफ। ग्राफिकली, लेकिन आप लोगों से एक चीज चाहिए होगी, है ना, समझिएगा ध्यान से और बताइएगा, है ना। जैसे हम लोग बोल रहे हैं क्या भाई, कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है ना, हो सकता हो कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी सी कठिनाई आए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा अप टू डेट नहीं हैं, है ना, और बहुत ज़्यादा पढ़ाई लिखाई पे फोकस नहीं है, तो फिर दिक्कत आएगी, है ना, सुपरफिशियल पढ़ाई में थोड़ी दिक्कत आएगी, है ना। बाकी अगर आप ठीक ठाक पढ़ते हैं तो समझ में आ जाएगा, है ना। तो हम लोग बोले कि जैसे ये y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है बच्चों, ठीक है, और ये x इक्वल टू ए वाली लाइन है और ये x इक्वल टू बी वाली लाइन है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि सर a से b एफ एक्स डी एक्स क्या होगा, ये पूछूंगा पहले आपसे, तो भाई आप तुरंत से बोलोगे यार सर कि a से b एफ एक्स डी एक्स तो समझ में आता है सर मेरे को, कि a से b एफ एक्स डी एक्स जो होगा ना सर, ये वाला जो एरिया है ये इसका a से b एफ एक्स डी एक्स होना चाहिए, है ना। क्या लगता है, यही होगा a से b एफ एक्स डी एक्स। अब जैसे ही a से b एफ एक्स डी एक्स चमक गया, अब हम लोग बोला कि भाई नेक्स्ट है सी टू डी जी वाई डी वाई। तो मैं अब विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूंगा, है ना, विथ रेस्पेक्ट टू y इंटीग्रेट करूंगा। तो सबसे पहले मुझे तो किसका ग्राफ बनाना पड़ेगा, x इक्वल टू जी वाई का। तो मैंने y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ तो आपको दिखा दिया कि भाई y इक्वल टू एफ एक्स का जो ग्राफ है वो ये ग्राफ है y इक्वल टू एफ एक्स का। हाउ कैन आई मेक द ग्राफ ऑफ x इक्वल टू जी वाई फ्रॉम द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू एफ एक्स। क्या कोई बतला सकता है बच्चों में से कि y इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ ये है, x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ कैसे आएगा, x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ कैसे आएगा। दैट्स ग्रेट, है ना। तो मोस्टली बच्चे मिरर इमेज लिख रहे हैं, बट दैट इज नॉट ट्रू, है ना। द ट्रू थिंग इज सेम ग्राफ होगा, है ना। नितिन ने जो लिखा है कि द ग्राफ मस्ट बी सेम। आप सोचो ना यार खुद से, हमने बोला था कि भाई वो y इक्वल टू एक्स के अबाउट रिफ्लेक्शन कब होता है, जब हम उसको फाइनल x और y को इंटरचेंज करते हैं। मैंने बोला था y इक्वल टू एफ एक्स और y इक्वल टू एफ इनवर्स x का जो ग्राफ होगा, दे आर गोइंग टू बी रिफ्लेक्शन इन y इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि हुआ क्या था, जब हम एफ एक्स से इसके इनवर्स की जर्नी पे गए थे तो हमने x को पहले इन टर्म्स ऑफ y लिखा था, है ना, और फिर x और y को इंटरचेंज किया था, और x और y को इंटरचेंज करने के कारण जो y इक्वल टू एफ इनवर्स x था उसका x और y इंटरचेंज हो गया, तो अल्फा बीटा का बीटा अल्फा हो गया। तो इसलिए हमने बोला y इक्वल टू x में इंटरचेंज हुआ। मैंने अभी आपको y इक्वल टू एफ एक्स और एफ इनवर्स x का ग्राफ नहीं पूछा है, मैंने आपको y इक्वल टू एफ एक्स और x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ बनाया। यहां पे कैच है, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के मार्फत से भी समझाता हूं। मान लो y इक्वल टू एक्स क्यूब है, y इक्वल टू एक्स क्यूब है, तो अब आप चलिए इसका इनवर्स निकालते हैं। जब मैं इसका इनवर्स निकालूंगा तो मैं क्या बोलूंगा, x को इन टर्म्स ऑफ y लिखिए, तो x इक्वल टू आ जाएगा y की पावर 1/3। फिर मैं बोलूंगा एक्स वाई को इंटरचेंज कर लीजिएगा तो एफ इनवर्स एक्स ये आएगा, है ना, x की पावर 1/3, और ये है बेटा एफ एक्स।
तो मैं बोलूंगा जब एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का ग्राफ, तो दे आर डेफिनेटली गोइंग टू बी मिरर इमेजेस इन द लाइन y इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब और एफ इनवर्स एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 1/3 का डेफिनेटली y इक्वल टू एक्स में रिफ्लेक्शन आएगा। लेकिन अभी मैंने ये क्वेश्चन ही नहीं पूछा है मैंने क्वेश्चन पूछा है कि y इक्वल टू एक्स और ये है बेटा x इक्वल टू जी वाई, ये जो बीच वाला जो था उसकी बात हो रही है। तो भाई इसमें मैंने चेंज क्या किया, मैं y इक्वल टू एक्स क्यूब लिख दिया, x इक्वल टू वाई की पावर 1/3, देयर इज नो चेंज। आप कोई बोले सर x इक्वल टू 2 रखा तो y 8 आया, तो भाई यहां भी x को 2 रखोगे तो y 8 ही तो आएगा। x को मैंने 1 रखा y 1 आया, मैंने भी यहां x को 1 रखा तो y 1 ही तो आया। तो जितने भी पॉइंट्स इस पे हैं वो सारे पॉइंट तो इस पे भी हैं, तो ये दोनों अलग कब हुआ ये दोनों तो सेम ही है ना यार। हाँ, एफ एक्स और एफ इनवर्स एक्स वाले में अलग हो गया, क्यों? क्योंकि उसमें एक्स और वाई इंटरचेंज हो गया, तो इसलिए हम लोग बोल सकते हैं उसका जो रिफ्लेक्शन आएगा ना उस लाइन में, वाई इक्वल टू एक्स वाली लाइन में, वो वाला सही है। लेकिन मैंने तुमसे y इक्वल टू एफ एक्स के बाद x इक्वल टू जी वाई का ग्राफ पूछा, मतलब y इक्वल टू एक्स क्यू के बाद x इक्वल टू वाई की पावर 1/3 का ग्राफ पूछा, तो दोनों का ग्राफ सेम ही है। क्या सभी बच्चे कन्विंस हो गए इस बात से कि द टू ग्राफ्स आर गोइंग टू बी सेम? अगर दोनों ग्राफ सेम है दोस्त, तो यही है x इक्वल टू जी वाई का भी ग्राफ, यही है x इक्वल टू जी वाई का भी ग्राफ, और यही है y इक्वल टू एफ एक्स का भी ग्राफ, क्योंकि x और y में कोई चेंज हुआ ही नहीं, x और y में कोई चेंज हुआ ही नहीं, वो इंटरचेंज होते तब हम उस रिफ्लेक्शन वाली बात पे आते। ठीक बात है। अच्छा, अब दूसरी बात, हमें पता है f ऑफ a कितना दिया हुआ था स्टेटमेंट में c, और f ऑफ b कितना दिया हुआ था d। अगर आप यहां तक समझ गए हैं तो अब आगे बढ़ते हैं। f ऑफ a c आया, तो f ऑफ a मतलब देखना a पे वैल्यू f ऑफ a कितना आया, c आया, ये c है, ये है y इक्वल टू c, है ना। और दूसरी लाइन हम लोगों ने क्या बोली दोस्त, f ऑफ b जो है वो d आया, मतलब ये f ऑफ b इक्वल टू d वाली लाइन है। मतलब ये जो पॉइंट है y इक्वल टू सी है, और ये जो लाइन है y इक्वल टू डी है। आप समझे इस बात को, y इक्वल टू सी है, y इक्वल टू डी। तो जब मैं c टू d x इक्वल टू जी वाई डी वाई इंटीग्रेट करूंगा, तो देखना ये है इस बार x, है ना, और ये है इसका dy। आप समझ रहे हो, ये x इक्वल टू जी वाई है। अरे यही तो x होता है यार, जैसे हम जब इसमें खेलते हैं, तो इसमें जब हम खेलते हैं तो ये dx बोलते हैं, और ये जो y है ये fx है, ये fx है, तो y dx करते हो ना तुम, fx dx का इंटीग्रेशन करते हो, मतलब y dx करते हो। लेकिन जब आप विथ रिस्पेक्ट टू y करोगे तो x dy करोगे, तभी तो gy dy का इंटीग्रेशन आएगा। तो जब c से d gy dy इंटीग्रेट करोगे तो वो तो ये वाला एरिया आएगा, वो ये वाला एरिया आएगा। एवरीवन अंडरस्टूड कि ये वाला एरिया आएगा। तो यानी अगर जब तुमसे कोई पूछता है a से b fx dx प्लस c टू dy dy, वो कौन सा एरिया पूछ रहा है? तो भाई मेरे को लग रहा है ना कि a से b fx dx और c टू d gy dy अगर मुझसे कोई पूछ रहा है, तो मुझसे वो बंदा कौन सा एरिया पूछ रहा है भाई? मुझसे वो बंदा ये वाला एरिया पूछ रहा है। आप देखो ध्यान से, है ना, ये वाला एरिया पूछ रहा है, ये पूरा एरिया। आप समझो, ये दोनों एरियाज का सम पूछ रहा है मुझसे, ये दोनों एरियाज का सम पूछ रहा है। आपको क्या लगता है ये एरिया किसके बराबर होगा? बहुत इजी है निकालना, ग्राफिकली आप फील कर लो एक बार, है ना। पहले तो ये फील कर लो कि ये इन दोनों एरियाज का सम पूछा जा रहा है, a टू बी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू डी जी वाई डी वाई इज गोइंग टू बी दिस टोटल एरिया सम, है ना, दिस टोटल एरिया सम। तो वो किसके बराबर है? वो इस बिगर रेक्टेंगल का एरिया। तो बिगर रेक्टेंगल का एरिया किसके बराबर है जनाब? वो है आपका, देखना ध्यान से, ये वाला लेंथ है ना b, और ये वाला लेंथ दैट इज d। तो ये बड़े वाले का रेक्टेंगल का एरिया हो गया bd, और माइनस छोटे वाले का एरिया, दिस इज a एंड दिस हाइट इज c, f ऑफ a is c, तो दिस इज माइनस ac। सो सिंपली दिस इज गोइंग टू बी bd माइनस ac। क्लियर है क्या? bd माइनस ac। देख लो भाई, क्लियर है तो बतलाओ। ठीक है, नेक्स्ट इज इंटीग्रल 0 से 1 e की पावर रूट अंडर e की पावर x dx प्लस 2 टाइम्स e से e की पावर रूट e ln y dy। evaluate this।
चलिए थोड़ा बहुत डिस्कशन भी कर लेते हैं, इस सवाल को फटाफट से निपटाइए। तो लास्ट क्लास में कुछ होमवर्क दिया गया था, डीपीपी 4 और डीपीपी 5 है पहले तो, उसको हम लोग कर रहे हैं, फिर एक्सरसाइज 2 अगर समय मिलेगा तो करते हैं, नहीं तो अगली क्लास में करेंगे। ठीक है, इसको अगर ध्यान से आप नोटिस कीजिएगा तो ये आपको एक दूसरे के इनवर्स दिख जाएंगे, है ना, y इक्वल टू ई की पावर रूट अंडर ई की पावर एक्स। तो जब लॉग लीजिएगा तो लॉग y इक्वल टू, लॉग लोगे तो ये बेस e है, तो ये बन जाएगा रूट अंडर ई की पावर एक्स, दैट इज नथिंग बट ई की पावर एक्स बाई टू। फिर से लॉग लोगे तो लॉग लॉग y, है ना, इक्वल टू कितना होगा एक्स बाई टू, मतलब x इक्वल टू जी वाई में आ जाएगा 2 ln y। बिल्कुल सटीक बात है सर। तो हम लोग कि ये एक दूसरे का इनवर्स हो गया। फिर यहाँ पे जीरो पे वैल्यू चेक कीजिए, अगर इसको एफ एक्स कह रहे हो तो एफ ऑफ जीरो निकालो, एफ ऑफ जीरो निकालोगे तो बेटा ई की बार जीरो, ई की बार जीरो इज वन, सो दिस इज ई की बार वन, दैट इज ई आ रहा है। और एफ ऑफ वन निकालोगे, है ना, एफ ऑफ वन, तो ये बन जाएगा ई की बार रूट ई। तो देख लो ये चीजें मैच कर रही है कि वन पे ये वैल्यू आ रही है, जीरो पे ये वैल्यू आ रही है, तो इसका आंसर सीधा कितना आ जाएगा, बी डी, दैट इज ई की बार रूट ई माइनस जीरो, यानी कि द करेक्ट आंसर इज ई की बार रूट ई। ठीक है भाई, चलिए फटाफट से यार टाइम बिना वेस्ट किए हुए होमवर्क पे आ जाइए और जल्दी से बतलाइए, है ना, क्योंकि बहुत टाइम ले लेते हैं आप लोग। विद इन 20 सेकेंड्स आप सारे डाउट्स लिख दीजिए, डीपीपी 4 और 5 के, है ना, जो भी आपको दिए गए विथ रिटन की डीपीपी 4 में कौन सा आपको पूछना हो, डीपीपी 5 में कौन सा पूछना है, तो थोड़ा फास्ट कीजिएगा। अगेन टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, कोई दिक्कत है तो आप जल्दी से आगे बढ़ाइए स्क्रीन को और फटाफट से लिखिए। एक मिनट से ऊपर हो गया मेरे ख्याल से, अभी तक कोई डाउट नहीं लिख पाया। सिर्फ डीपीपी में पूछा गया है, अभी एक्सरसाइज के बारे में नहीं बोला गया है, काइंडली थोड़ा ध्यान से सुनिए। डीपीपी 4 5 नो डाउट, एक्सरसाइज 2 भी नो डाउट, एक्सरसाइज 1 में 2 एंड 5 है। तो हार्दिक की तो ये बात है ना, बाकी बच्चे तो लिख ही नहीं रहे, चलिए कोई बात। चलिए एक्सरसाइज 1 में शायद 2 और 5 नंबर डाउट पूछा गया है हार्दिक के द्वारा। चलिए 2 और 5 देख लेते हैं। 2 में बोला प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब फिर से वही है इंटीग्रेशन, तो 3x की पावर 4 माइनस 1 अपॉन, है ना, x की पावर 4 प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर।
तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यार कुटर पुटर करने से थोड़ी जल्दी आ जाएगा, बाकी तरीकों से भी निकाल सकते हैं। तो मुझे लग रहा है एक एक्स निकाल लीजिए था, तो एक्स क्यूब बचेगा प्लस वन बाई एक्स। तो आपने समझ लिया होगा कि अगर x बाहर निकलता है तो बाहर एक्चुअली एक्स स्क्वायर आएगा, उस एक्स स्क्वायर को ऊपर रखेंगे तो बच्चों 3x स्क्वायर माइनस वन बाई एक्स स्क्वायर आएगा। मेरे ख्याल से बच्चों खेल खत्म हो चुका है इस सवाल का। एक्स क्यूब प्लस वन बाई एक्स को अगर आप यूं मानिएगा तो मेरे ख्याल से इसका डेरिवेटिव ऊपर साक्षात छपा हुआ है ना, साक्षात छपा हुआ। फिर शायद थर्ड भी किसी बच्चे ने पूछा है भाई, तो थर्ड तो मेरे ख्याल से और भी इजी सवाल है शायद, है ना। हेलो बोले कि नीचे वाले के साथ फिर से कुटर पुटर कर दीजिए, जब भी एक ही बार एक्स नीचे आए तो एक बार ये तो ट्राई कर ही लीजिएगा। तो साइन एक्स प्लस एक्स और इनटू इधर आएगा e की पावर माइनस एक्स, और अब ऊपर अगर आप ध्यान से देखिएगा तो क्या लिखा हुआ है, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन माइनस एक्स। बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस वन माइनस एक्स और e की पावर माइनस एक्स। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आप नीचे वाले को t मान लीजिएगा, है ना, इसको t मान लीजिएगा। और भी तरीके से होता है सवाल, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा इसका, है ना, ऊपर डेरिवेटिव आ जाएगा, है ना। फिर एक 5 भी पूछा गया है। मुझे लगता है 5 तो बहुत ही सिंपल सवाल है ना। 5 में हम लोग बोल रहे हैं क्या कि x अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये बिल्कुल सिंपल दिख रहा है, सेकेंड फंक्शन। और इधर है एल एन एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर, राइट। तो इसको आप फर्स्ट मानिए पूरे को, और इसको सेकेंड। इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं आप इसलिए, है ना। तो इसका इंटीग्रेशन कैसे आएगा भाई कि वन प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे आप इसको इंटीग्रेट कीजिएगा ना, एक्स अपॉन अंडर रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, सेकेंड फंक्शन माना है, इसको इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो जैसे वन प्लस एक्स स्क्वायर को जैसे आपने मान लीजिए यू स्क्वायर लिया, तो इसका डेरिवेटिव एक्स डी एक्स यू डी यू होगा। तो आपको समझ में आ गया होगा कि ऊपर यू डी यू और नीचे यू कट गया, तो इसका इंटीग्रेशन तो यू ही होगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन होगा दोस्त रूट अंडर वन प्लस एक्स स्क्वायर इंटू फर्स्ट। तो बहुत ही साधारण सा सवाल है ये, है ना, थोड़ा सा मेहनत करना था सोच के। और माइनस इंटीग्रल, तो इसका इंटीग्रेशन तो ये होगा कोई पूछे सर इसका डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव आप निकाल के देख लेना, वन अपॉन दिस आएगा, फिर इसका डेरिवेटिव करोगे सेम चीज कट कटा के ये आ जाएगा इसका डेरिवेटिव, आप चेक कर लेना यही आ जाएगा। तो मेरे ख्याल से ये फिर उड़न छू, फिर वन डी एक्स दैट इज एक्स। तो बहुत ही सस्ता सवाल है। एक बच्चे ने 12 नंबर सवाल इसी में पूछा है ना, 12 नंबर सवाल इसी में पूछा है। तो 12 नंबर सवाल बेटा ऑप्शन से ही क्रैक हो जा रहे हैं ठीक है। एक्स स्क्वायर इंटू वन माइनस एल एन एक्स, आप देखोगे हर जगह एल एन एक्स अपॉन एक्स या एक्स अपॉन एल एन एक्स ऐसा ही लिखा हुआ है, इससे एक्स की पावर 4 बाहर निकाल लो, तो यहां बन जाएगा एल एन एक्स अपॉन एक्स की पावर 4 माइनस वन डी एक्स। अब बोलोगे अब क्या है सर, तो ये कैंसिल आउट हो गया बच्चों, यहाँ एक्स स्क्वायर बचेगा। अब आप एल एन एक्स अपॉन एक्स को यू मान लो, है ना। तो जैसे इसको यू मानोगे तो इसके डेरिवेटिव में नीचे एक्स स्क्वायर तड़पता हुआ आएगा, एक्स इंटू एल एन एक्स का वन बाई एक्स और माइनस एल एन एक्स, ये आएगा इसका डेरिवेटिव डी एक्स इक्वल टू डी यू। आप में से हर एक बच्चे को मेरे ख्याल समझ में आ जाना चाहिए कि इसका मतलब वन माइनस एल एन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये किस में बदल गया, डी यू। अगर ये ऊपर वाले डी यू में बदल गया और नीचे है यू की पावर 4 माइनस वन, तो कैसे तोड़ते हैं इसको, यू स्क्वायर माइनस वन इंटू यू स्क्वायर प्लस वन, और ऊपर उसी को घटा के लिखिएगा, अलग अलग कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से पूछे गए सारे डाउट्स बतला दिए गए, उसके अलावा फिर भी कुछ है तो जल्दी बतलाइए। डीपीपी 4-5 में कोई डाउट हो तो जल्दी बतलाइए। एक्सरसाइज 1 में कोई डाउट हो तो बतलाइए, एक्सरसाइज 2 में कोई डाउट हो, 1 से शायद 15 तक था ना, तो वो बतलाइए। आई थिंक 15 तक था, ठीक है, नो डाउट। एक्सरसाइज 2 में 1 से 15 तक था। चलिए फिर नेक्स्ट होमवर्क लिख लीजिए फिर, तो अगर कुछ और नहीं है तो, है ना। एक्सरसाइज 2 में 16 to 27, और कल ही के लिए होमवर्क है, ध्यान रखिएगा 16 to 27।
एक्सरसाइज 3 काफी लंबा चौड़ा चल रहा है। चलिए इसमें थोड़ा टाइम तो लगेगा। एक्सरसाइज 3 में 1 से 10 लिख लीजिए। ठीक है, तो ये नेक्स्ट क्लास के लिए आपका होमवर्क है बच्चों, है ना। तो आज की सभा यहाँ समाप्त की जाती है, मिलते हैं फिर अगली क्लास में।